नमस्कार। बहुत समय हुआ आपको हमने वीडियो दिखा के नहीं चाटा, लिहाजा संजीदगी से कहूँ तो ये जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कुछ प्रोबेशनर्स के अनुरोध पर किया जा रहा है जो कि दोबारा सिविल सर्विस परीक्षा दे रहे हैं और जानना चाहते हैं कि सर्विस के बारे में कुछ नुआंसेस। वैसे तो भाई लोग, बहन लोग, आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू में बैलेंस में रहना पड़ता है, लेकिन प्रोफेशनल इश्यूज़ पर आपको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए अगर आपसे कोई इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के बारे में पूछना चाहे, लाजमी है कि एक ना एक सवाल तो आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, सब कुछ आप नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो क्रक्स है, जो मेन बिंदु हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। उससे आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं भी पूछा तो सर्विस के बारे में जानना तो अच्छी बात है ना। अच्छा, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस बनी क्यों? ये इसलिए बनी क्योंकि एक ही अथॉरिटी अकाउंटिंग भी कर रही थी और उनका ऑडिट भी कर रही थी, यानी कि C&AG। अब ये शुरू क्यों हुआ, इसमें तो कोई जानने में समस्या नहीं है। अंग्रेज़ों के पहले मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुशर्रिफ ममालिक और मुस्तौफ़ी ममालिक हुआ करते थे, जो अलग अलग होते थे, यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के वज़ीर जो है वो अलग अलग हुआ करते थे। अंग्रेज़ों को ये सूट करता था क्योंकि वो तो कॉलोनियल पावर थी, यहाँ रहने के लिए नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, तो उनको ट्रांसपेरेंसी कम चाहिए थी। थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर लगाई, वो उनके बैलेंस शीट बेस पर उन पर टैक्स के लिए लगाई। बाकी वो ब्रिटिश एम्पायर का ही इंटरेस्ट सब कर रहे थे। बाद में जब डायरेक्ट ब्रिटिश रूल हो गया तो भी इसीलिए उन्होंने ये चालू रखा। इनफैक्ट ऑडिटर जनरल तो पहले होता ही नहीं था, अकाउंटेंट जनरल कहते थे। ये तो बहुत बाद में, मेरे ख्याल से लेट 80s में ऑडिटर जनरल एक बनाया, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बना 1919 के रिफॉर्म्स के बाद, आई गेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद। डिटेल्स आप चाहें तो मेरी किताब में मिल जाएंगे, जो मेरी बजटिंग एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडिया वाली किताब है। पुरानी है, लेकिन पुरानी चीज़ें अपडेटेड नहीं होती हैं, मगर उनकी अहमियत होती है। जो फैक्ट्स हैं वो नहीं बदलते। अब साहब, जब इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस बन गई तो शुरुआत में हमारे जो पुराने लोग रहे, जो CGA वगैरह भी रहे, उनके पास कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी। कोई किसी के PA के कमरे में बैठता था। चीफ कंट्रोलर है या कंट्रोलर, जो भी कहते थे उस वक्त, कंट्रोलर कहते थे, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। अच्छा, उनका काम क्या था? शुरू में हमें ये हमारे कुछ वरिष्ठ लोगों ने हमें बताया था। एक बारी मोहन जोसेफ जी ने, जब वो CGA थे, तो बहुत सारे ex-CGAs को बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि पहला काम जो बहुत ज़रूरी सरकारी लोगों ने उनका समझा, जो ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने कहा कि सैलरी बिल बनाना है। तो सैलरी बिल बनाना वॉज द फर्स्ट टारगेट। तो कुछ मंत्रालयों में जब सैलरी बिल बन गया टाइम से,
तो लोग बहुत खुश हुए। अब देखिए, जो पर्सनल पेमेंट्स होते हैं, जो पर्सनल ड्यूज होते हैं, वो अगर समय से मिल जाएं तो क्या होता है, इंटरनल कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। तो लोगों ने सोचा AGCR के ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था और पता नहीं ये कैसे बना गए, तो इन्होंने बना लिया। तो यस, नाउ दे डिजर्व टू बी गिवन सम स्पेस, क्योंकि मंत्रालय में वैसे ही जगह कम होती थी, अब भी वही हाल है। तो खैर धीरे धीरे इसमें हमारे लोगों ने अपनी जगह बनाई, और एक दो चीज़ जो उन्होंने बहुत अच्छी की, उसको बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं सर्विस में भी, और बाहर तो खैर छोड़ दीजिए। पहली बात क्या थी, जो अकाउंटिंग है, पेमेंट्स है, वो सिस्टम तो अपनी जगह है, लेकिन जब उन्होंने बैंकों को बीच में लाए, ट्रेजरी की जगह बैंक्स को लाए, तो जो इन्होंने जो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलकर कैश मैनेजमेंट सिस्टम बनाया डिफ़ॉल्ट में, वो दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे पहला TSA बेस्ड पेमेंट सिस्टम था। बाद में हमारे लोग जो IMF वगैरह में गए, तो उन्होंने बाकी जगहों पे भी जो नए नए ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ थे या डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, तो उनमें इसी किस्म के सिस्टम प्रोपेगेट किए, लगाए, बनाए। आजकल जो ये वर्ल्ड बैंक IMF के लोग ताल ठोकते हैं TSA करके, दरअसल ये शुरुआत डिफ़ॉल्ट में बिना इसका इम्प्लीकेशन समझे ICS के लोगों ने किया, जीरो बैलेंस अकाउंटिंग सिस्टम से। अच्छा, मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। ऑडिटिंग एंड अकाउंट सर्विस में जब इनको UN ऑडिट मिला, तो मेरे बहुत सारे मित्र, मेरी पहली पोस्टिंग AGCR बिल्डिंग में थी, तो मुझसे पूछते, यार पंत तू बता दे यार, वहाँ जाके क्या करेंगे, हम जा तो रहे, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये समझने के लिए एक्चुअली हमारा मेन काम ऑडिट तो है ही, लेकिन सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट करना भी है, जो उनके बेसिकली जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, तो उसमें बहुत सारी रिडंडेंसी, बहुत चीज़ें हैं। अब ऑडिट एंड अकाउंट्स के हमारे जो सीनियर लोग सुन रहे होंगे, उस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, पुराने ज़माने के ऑडिट एंड अकाउंट्स के लोग जो हैं अफसर थे, काम ऑडिटर ऑडिट ऑफिसर करते थे, वो सिर्फ अपना उसमें वैल्यू एडिशन इन्वर्टेड कोमा में किया करते थे। तो उनको प्रैक्टिशनर का पर्सपेक्टिव कम पता था। अब ऑडिट करना और अकाउंटिंग की समझ रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये ठीक है, अब नुक्स तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, और किसी ने किया ना हो तो उसको समझ कम आता है। नाम नहीं बताऊंगा, मेरे एक दो मित्र जो जा रहे थे जापान में और जिनीवा में, अलग अलग UN ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट में, मैंने क्लू दे दिया जापान और जिनीवा के। तो उनको मैंने ये बताया कि देखो, तुम उनका पेमेंट सिस्टम अगर सुधारना चाहते हो तो ये देखना कि ज़रूर उनके यहाँ समस्याएं होंगी, तो तुम उनकी जो स्पेंडिंग यूनिट्स है उनको, हमारा जैसे LOC सिस्टम हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट के बेसिस पर होता है, ऐसा सिस्टम लगा देना। जीरो बैलेंस तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कंट्री सिस्टम में नहीं कर रहे हो आप, लेकिन उसको LOC सिस्टम में ऐसे डाल देना कि उनको जो ज़रूरी पेमेंट है उसका एस्टिमेशन करके, और बाकी प्रोक्योरमेंट वगैरह का सेंट्रलाइज्ड पेमेंट या जस्ट इन टाइम पेमेंट करने के बाद ऐसा कुछ कर देना। जब वो लौट के आए तो कहते, यार ये तेरा LOC तो छा गया। मैंने कहा मेरा नहीं है, हमारे लोगों ने जो बनाया, हम तो 82 में आए, ये लोग तो बना गए 78 में, 76 के बाद 77 78 में, तो ये उनका क्रेडिट है जिन्होंने बनाया। तो हमें भी ये समझने में थोड़ा समय लगा। तो ये जो इसमें क्या होता है कि आपको फ्लोट ख़त्म हो जाता है। अब आजकल तो बहुत सारी बातें चल रही हैं फ्लोट के बारे में, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बहुत सारा फ्लोट था, है, और जब तक आप इसको समझोगे नहीं
वो रहेगा। खैर इस विषय को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो पहला काम ये था कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स बेस्ड बैंकिंग सिस्टम के पेमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा TSA बेस्ड पेमेंट सिस्टम शुरू किया। और रिसीट्स तो खैर पहले से भी कंसोलिडेटेड फंड में ही जाती थी सारी की सारी, तो वो बरकरार रहा। तो आपके पास एग्रीगेट कैश पोजीशन, कैश बैलेंस जो RBI मेंटेन करता है, उनको डेली का पता होने लगा। ठीक है, शुरू में कुछ रेमिटेंसेस वगैरह में डिले होती थी, कुछ इंफॉर्मेशन गैप थे, लेकिन वो एडिटिव होते हैं रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट्स, तो इसलिए वो धीरे धीरे होते होते आज की डेट में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ द एग्रीगेट कैश अवेलेबिलिटी इन दिस सिस्टम। अच्छा, दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इंडियन सिस्टम में जो आज भी अगर कोई IMF वर्ल्ड बैंक का एक्सपर्ट मतलब वो जिन पर लेवल लगा दिया जाता है कि एक्सपर्ट है, तो वो जो है इस पे बड़ी नुक्ताचीनी करता है कि ये इंडियन सिस्टम में या नेपाल के सिस्टम में या बांग्लादेश के सिस्टम में दे ऑल फॉलो द सेम सिस्टम। वो क्या करते हैं कि पब्लिक अकाउंट में जो हमारी लायबिलिटीज़ के लिए कैश अवेलेबल होता है उसको भी यूज करते हैं एज ए जनरल कैश बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो कहते हैं लायबिलिटी है, आप कैसे यूज कर सकते हो? मेरे भाई, इतनी तो समझ रखो, वो सरकार का ही पैसा है, उसको इस्तेमाल ना करके वो क्या बोरोइंग करेगा उस अमाउंट की? लायबिलिटी फिर भी वो मीट करेगा। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ इन तीनों कंट्री में आज तक किसी भी किस्म का। तो ये मुझे ये लगता है, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप जनरल कैश बैलेंस की समझ रखते हैं और यू आर कमिटेड टू मीट लायबिलिटीज़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए आपके पास विजन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, कैश भी है। इससे क्या होता है? इससे हमारे को कैश की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम ख़त्म है। आप श्रीलंका में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, मालदीव्स में जाइए, साउथ एशिया की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि कैश नॉन अवेलेबिलिटी के कारण आपके पास बजट में पैसा है लेकिन कैश नहीं है, तो वो 6 महीने बाद अपना दुकान बंद कर देते हैं। सिर्फ सैलरीज, पेंशन्स और बिजली के बिल वगैरह रेट्स टैक्सेस वही पे करते हैं, बाकी कोई डेवलपमेंट स्कीम में के लिए पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तो ये मेरी समझ में जनरल कैश बैलेंस का सिस्टम बहुत अच्छा। तीसरा इम्पोर्टेंट काम क्या किया, शुरुआत के दौर से ही इंटरनल ऑडिट सिस्टम शुरू किया। अब ये बिना रिसोर्सेज के, बिना स्टाफ के, बिना एक्स्ट्रा मैन पावर के शुरू हुआ और धीरे धीरे आज की डेट में अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी CCA। आपने अलग से एक इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट विंग बना दिया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मैन पावर और रिसोर्स तो देने होंगे, वो आप दोगे नहीं। तो विदाउट वेटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स आपने जो सिस्टम शुरू किया ये बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से ये 3 बेसिक रिफॉर्म्स जो हुए, ये विदाउट एंड विद इन दी वेरी स्मॉल रिसोर्सेज अवेलेबल इन्होंने जो किए, तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और रहेगा। और द फोर्थ वन इज़ द कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर यूजिंग एज MIS। ये भी शुरुआत से ही चालू हो गया था। इस विषय पर मेरे ख्याल से हमारे इसमें इसी ग्रुप में कई सारे वीडियोस मैंने डाले थे कई लोगों के, तो इसमें होगा, डिटेल्स में उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ये इस किस्म का विजन रखना भी इट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट ओनली वी कुड हैव
गिवन एनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ज होती है CGA ऑफिस में। तो हमने टॉप डाउन से शुरू करके बाद में बॉटम्स अप को ऐड किया, और आज की डेट में आप रियल टाइम अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम चला रहे हैं, PFMS आप जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके जहन में रहनी चाहिए कि जब कोई पूछे कि हाँ भाई आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। बाकी बहुत सारे पेंशन के सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ, पर्सनल क्लेम्स पर्सनल पेमेंट्स के सिस्टम्स चुस्त दुरुस्त हुए, मिसिंग क्रेडिट्स मिसिंग डेबिट्स का सिस्टम का समस्या अब नहीं है, चाहे वो हाउस बिल्डिंग एडवांस हो, कोई और एडवांसेज हो या GPF हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये बड़ी हैं, क्योंकि शुरू में मैंने कहा इंटरनल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि इंटरनल कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर होगा तो बाकी क्वालिटी मैनेजमेंट अपने आप होगा। टोटल क्वालिटी, दे विल बी इंडिविजुअल्स विल बी मोटिवेटेड एंड विलिंग टू डू देयर एक्स्ट्रा बिट इन दिस सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो भाई लोग, और कुछ जानना चाहो तो वी विल हैव ए गूगल मीट। और वैसे तो सिविल अकाउंट सर्विस बहुत अच्छी है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सर्विसेज तो जो है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से भी बनती है। तो आप जब उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो हम कह सकते हैं कि औरों ने कि इसमें किया या नहीं किया। तो मैं तो बहुत सारे IAS और अब फॉरेन सर्विस वालों को जानते हैं जो लाइन हाजिर रहते हैं, तो वो समस्या कम से कम यहाँ नहीं होती, अनलेस यू आर ए टोटली यूजलेस पर्सन। वो आप हो नहीं सकते, क्योंकि वी आर ऑल वेरी यूजफुल पीपल फॉर द सिविल सर्विसेज। गुड लक, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।